नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने महंगाई सहित इलाहाबाद चुनाव को लेकर मीडिया से बातचीत की है। महंगाई का मसला जो है ये बेशर्म सरकार है, बेरहम भी है, बेशर्म भी है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं तो जिस बेइंतहाई से महंगाई ने आज गरीब आदमी का बजट बिगाड़ने का काम किया है, कोई भी सरकार हो कुछ संवेदना दिखाए। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि सरकार इनको समस्याएं नहीं मानती। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है बीजेपी वाले ये ऐसा बयान देने वाले हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल मोदी जी की सरकार में, अपनी उपलब्धि बता के उनको जो है गरीब के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। कितना मजबूत मानते हैं आप इलाहाबाद उपचुनाव में? देखिए, इलाहाबाद उपचुनाव में तीन बातें हैं। पहली बात, तीन मुख्य उम्मीदवार हैं। मैं तीनों का ही खुलासा कर दूं आपके आगे। सबसे पहले है सत्ता दल बीजेपी जेजेपी। जब भी कभी गठबंधन होता है कहीं भी, तो लड़ाई झगड़ा होता है कि ये इस सीट पे हम लड़ेंगे, इस सीट पे हम लड़ेंगे। यहाँ पे इस बात का झगड़ा था, इस सीट पे तू लड़, इस सीट पे तू लड़, क्योंकि वो बच रहे थे। बयान आ रहा था कि बीजेपी ने पीछा छुड़ाया, जेजेपी के खाते में टिकट। अगले दिन जेजेपी वाले ने कहा कि जेजेपी ने असमर्थता जताई, जेजेपी के खाते में टिकट। अगले दिन जेजेपी वाले ने कहा कि जेजेपी ने असमर्थता जताई, बीजेपी के पास दोबारा टिकट। तो ये है गठबंधन की, सत्ता दल की कितनी लोकप्रियता है, ये स्थिति आपने देखने को मिली। देश के अंदर एक उदाहरण सेट हो गया। दूसरा है अभय चौटाला। अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था ये कह के भाई किसान आंदोलन का एक ही रास्ता है, संसद और विधानसभा से बाहर आके लड़ने का। दूसरा रास्ता था कि अविश्वास प्रस्ताव में बीजेपी के खिलाफ मतदान करने का, संसद और विधानसभा के अंदर जाने का, जो कि हुड्डा साहब ने कहा था कि अंदर जाके लड़ाई लड़ो, वहाँ हराओगे, वहीं कानून बनते हैं। तो अभय सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूँ, अब कौन सा रास्ता ठीक है? या तो कहें कि वो अंदर जाके लड़ने वाला रास्ता हुड्डा साहब का ही ठीक था, बोल दें, क्योंकि अगर बोलेंगे नहीं तो फिर ये अविश्वास सा रहेगा कि कहीं अगर जीत गए तो अगले दिन इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उनका तो वही स्टैंड है, बाहर आके लड़ना है, तो ही किसान आंदोलन मजबूती मिलेगी। इस्तीफा क्यों दिया था? ये 8 महीने जनता को विधायक नहीं मिला, आगे विधायक मिलेगा, टिका रहेगा। उन्होंने अपना नज़रिया इस मामले में बदला कि नहीं बदला? क्या स्टैंड है? किसानों के हक की लड़ाई विधानसभा और लोकसभा के अंदर जाके लड़ी जाएगी कि बाहर आके, इस बात पर स्पष्टीकरण दे। महंगाई का मसला। और वही इलाहाबाद चुनाव को लेकर भी दीपेंद्र हुड्डा ने अभय चौटाला पर निशाना साधा है और उपचुनाव को सभी पार्टियों के लिए नाक की लड़ाई बताई है। कितना मजबूत मानते हैं आप इलाहाबाद उपचुनाव में? देखिए, इलाहाबाद उपचुनाव में तीन बातें हैं। पहली बात, तीन मुख्य उम्मीदवार हैं। मैं तीनों का ही खुलासा कर दूं आपके आगे। सबसे पहले है सत्ता दल बीजेपी जेजेपी। जब भी कभी गठबंधन होता है कहीं भी, तो लड़ाई झगड़ा होता है कि ये इस सीट पे हम लड़ेंगे, इस सीट पे हम लड़ेंगे। यहाँ पे इस बात का झगड़ा था, इस सीट पे तू लड़, इस सीट पे तू लड़, क्योंकि वो बच रहे थे। बयान आ रहा था कि बीजेपी ने पीछा छुड़ाया, जेजेपी के खाते में टिकट। अगले दिन जेजेपी वाले ने कहा कि जेजेपी ने असमर्थता जताई, जेजेपी के खाते में टिकट। अगले दिन जेजेपी वाले ने कहा कि जेजेपी ने असमर्थता जताई, बीजेपी के पास दोबारा टिकट। तो ये है गठबंधन की, सत्ता दल की कितनी लोकप्रियता है, ये स्थिति आपने देखने को मिली। देश के अंदर एक उदाहरण सेट हो गया। दूसरा है अभय चौटाला। अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था ये कह के भाई किसान आंदोलन का एक ही रास्ता है, संसद और विधानसभा से बाहर आके लड़ने का। दूसरा रास्ता था कि अविश्वास प्रस्ताव में बीजेपी के खिलाफ मतदान करने का, संसद और विधानसभा के अंदर जाने का, जो कि हुड्डा साहब ने कहा था कि अंदर जाके लड़ाई लड़ो, वहाँ हराओगे, वहीं कानून बनते हैं। तो अभय सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूँ, अब कौन सा रास्ता ठीक है? या तो कहें कि वो अंदर जाके लड़ने वाला रास्ता हुड्डा साहब का ही ठीक था, बोल दें, क्योंकि अगर बोलेंगे नहीं तो फिर ये अविश्वास सा रहेगा कि कहीं अगर जीत गए तो अगले दिन इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उनका तो वही स्टैंड है, बाहर आके लड़ना है, तो ही किसान आंदोलन मजबूती मिलेगी। इस्तीफा क्यों दिया था? ये 8 महीने जनता को विधायक नहीं मिला, आगे विधायक मिलेगा, टिका रहेगा। उन्होंने अपना
नज़रिया इस मामले में बदला कि नहीं बदला, क्या स्टैंड है। किसानों के हक की लड़ाई विधानसभा और लोकसभा के अंदर जाके लड़ी जाएगी कि बाहर आके, इस बात पर स्पष्टीकरण। गुरुग्राम के सेक्टर 9 में रावण दहन किया गया। कई हजार की संख्या में लोग रावण दहन देखने पहुंचे। बीते सालों के मुताबिक इस साल लोगों की संख्या कम रही। जिला प्रशासन ने 200 व्यक्ति निर्धारित किए थे, लेकिन रावण दहन स्थल की संख्या से लोग ज्यादा इकट्ठे हुए। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी मोहित कुमार की रावण दहन की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। विजयदशमी के दिन गुरुग्राम के सेक्टर 9 इलाके से जो रावण दहन की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 9 इलाके में इसी तरीके से जो है हर साल रावण दहन किया जाता है और ये तस्वीरें गुरुग्राम के सेक्टर 9 इलाके से दिखाई जा रही हैं। बता दें कि जो लोग हैं पहले की जो मुताबिक जो है कम संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। जिस तरीके से गुरुग्राम जिला प्रशासन ने ये जो प्रतिबंध लगाया था कि 200 आदमी ज़्यादा इकट्ठे नहीं होंगे, मगर ऐसे में जो भीड़ है वो 200 से कहीं ज़्यादा है। मगर पिछले साल की अगर बात करें तो उससे कम जो भीड़ आज देखने को मिल रही है। ये आप लोगों की भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर विजयदशमी का त्यौहार जो बनाया जा रहा है, ऐसे में गुरुग्राम भी पीछे नहीं है और लोग जो हैं अपने घरों से निकल कर इकट्ठे हुए हैं। और ये तस्वीरें रावण दहन की गुरुग्राम के सेक्टर 9 इलाके से हैं, जहां लोग पहुंच रहे हैं। और हालांकि बीते 1.5 साल के बाद जो है लोगों को मौका मिला है रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल होने का, और जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल कर आए हैं और इस पूरे रावण दहन के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें सीधे तौर पर। ये गुरुग्राम के सेक्टर 9 का इलाका है। हालांकि गुरुग्राम जिला प्रशासन इसी तरीके से गुरुग्राम के तमाम अलग अलग इलाकों में जो है रामलीला कमेटियां हैं उनको इसी तरीके से जो रावण दहन की परमिशन है वो दी है। हालांकि 27 कमेटियों को 27 रामलीला कमेटियों को परमिशन दी गई है और जो तमाम जो कमेटियां हैं रामलीला कमेटियां वो इस परमिशन को नहीं ले पाई हैं। ये लोगों का हजूम है जिसको आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग 1.5 साल के बाद इस दशहरे के प्रोग्राम को लेकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और जो भीड़ है लोगों की वो यहाँ पहुँची है। इसके बाद त्योहार का जो माहौल एक बार फिर से गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। हालांकि कोविड-19 के नियमों की बात करें तो लोगों की भीड़ इतनी है इसको देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो नियम है वो उनको दरकिनार जरूर किया गया है, मगर जो लोग हैं यहाँ के जो लोग हैं वो सीधे तौर पर पहुँचे हैं दशहरे में शामिल होने के लिए। तस्वीरें गुरुग्राम के सेक्टर 9 इलाके की तस्वीरें हैं जो हम सीधे तौर पर लाइव आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके से हर साल यहाँ पर जो दशहरा है वो बनाया जाता है, रावण दहन यहाँ किया जाता है और 1.5 साल बाद एक बार फिर से लोगों को मौका मिला है इस रावण दहन में शामिल होने का। और तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं ये गुरुग्राम के सेक्टर 9 इलाके की हैं, जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर यहाँ दशहरा ग्राउंड पहुँचे थे और रावण दहन की जो तस्वीरें थी हमारे द्वारा आपको नगजोला गांव के ग्रामवासी सरकार के खिलाफ अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे हैं। गांव की जमीन पर उचित मुआवजा नहीं मिलने से ग्रामवासियों ने सरकार के प्रति रोष निकाला। 6 गांव के किसानों की जमीन का सरकार ने केवल 2 बार मुआवजा दिया है, लेकिन हरियाणा सरकार अधिकृत की गई जमीन का 3 या 4 बार मुआवजा देती है। भूमि अधिग्रहण में समानता के अधिकार की लड़ाई में गाँव के किसानों ने हुंकार भरी है। ग्रामवासी 6 गाँव के अधिग्रहण की गई जमीन की CBI जांच कराने की मांग कर रहे हैं। गुरुग्राम में आज से ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हो गया, जिसके मुताबिक प्रदूषण फैलाने वाली कई चीजों पर बैन रहेगा। लकड़ी कोयला नहीं जलेंगे। दिल्ली NCR में ईंट भट्टे भी बंद किए गए बंद के बड़े फैसले के बाद अब लगातार बड़ा बदलाव होंगे। कूड़ा जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हमारे सहयोगी संजय राठौर की यह रिपोर्ट देखिए। एयर पोल्यूशन को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान आज से लागू कर दिया, यानी कि ग्रैप आज से लागू कर दिया गया है। दिल्ली NCR में ग्रैप लागू करने के बाद जिस तरीके से जो रोडों पर जो एयर पोल्यूशन यानी धूल मिट्टी उड़ती थी, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा था और साथ ही साथ जिस तरीके से रोड साइड जो मिट्टी पड़ी है, ट्रैफिक चलता है तो उसके बाद ये उठती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो
एयर पोल्यूशन का स्तर है वो काफ़ी बढ़ रहा था, जिसके बाद ये आज से लागू कर दिए गए। और गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर में तमाम रेस्टोरेंट, होटल और जो ढाबे पे है उसमें लकड़ी और जो कोयले का प्रयोग है वो बंद कर दिया गया है। एयर पोल्यूशन को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान आज से लागू कर दे, यानी कि अगर आप गुरुग्राम में अपने सपनों के आशियाने की तलाश में किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट पर निवेश करना चाह रही हैं तो जरा संभल के, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने जीवन भर की पूंजी आशियाने के नाम पर बिल्डर को दे दें और आपको बाद में सिर्फ अधिकारियों के चक्कर काटने को मिले। दरअसल गुरुग्राम में हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सेक्टर 61 में M3M बिल्डर के प्रोजेक्ट स्मार्ट वर्ल्ड पर कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हरेरा के मुताबिक बिल्डर ने अनुमति नहीं ली है और गैर पंजीकृत परियोजना का विज्ञापन किया जा रहा है, साथ ही इसकी बुकिंग भी ली जा रही है, जिसको लेकर हरेरा ने M3M बिल्डर पर कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अक्सर विवादों में रहने वाले M3M बिल्डर के साथ साथ उन्हें कहे पार्टनर स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स और सुपाशा रियल कॉल पर भी 50-50 लाख का जुर्माना लगाया गया। गुरुग्राम में हरेरा ने M3M बिल्डर के कुछ और प्रोजेक्ट पर भी इस तरीके से कार्रवाई की। सेक्टर 89 की सिटी ऑफ ड्रीम्स पर 2.5 करोड़ का जुर्माना हरेरा ने लगाया है। अपने सपनों के आशियाने की तलाश में यदि आप गुरुग्राम में किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट पर निवेश कर रहे हैं तो जरा संभल के, क्योंकि गुरुग्राम में कई ऐसे भी बिल्डर हैं जो कि लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर देते हैं। उनकी जीवन भर की पूंजी निवेश करवा के कहना कि उनके साथ ठगी होती है। ऐसा ही एक हम मामले की बात कर रहे हैं। गुरुग्राम में M3M बिल्डर के द्वारा सेक्टर 89 में, गुरुग्राम का ये सेक्टर 89 है, जहां M3M बिल्डर के द्वारा सिटी ऑफ ड्रीम जो है, यहाँ एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। सिटी ऑफ ड्रीम की अगर बात की जाए, यानी सपनों का शहर जिसे कहा जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी अभी तक बिल्डर के पास पूरी तरीके से हरेरा से अनुमति नहीं है। यहाँ अगर बात की जाए तो हरियाणा में किसी भी प्रोजेक्ट में अगर जब शुरुआत की जाती है तो उससे पहले हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी हरेरा की उस प्रोजेक्ट से अनुमति लेनी होती है। लेकिन अगर M3M बिल्डर की बात की जाए, सिटी ऑफ ड्रीम में यहाँ ब्यूटिक फ्लोर बनाए जा रहे हैं जो कि बिना किसी अनुमति के यहाँ पर बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। बाकायदा उसका एडवर्टाइजमेंट भी किया जा रहा है और यहाँ इसकी किसी तरीके की कोई अनुमति नहीं ली गई है। यहाँ तक कि आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि बिल्डर के द्वारा अपने प्रोजेक्ट के बाहर इस तरीके के टेंट लगा करके यहाँ पर एजेंट के माध्यम से यहाँ पर बुकिंगें ली जाती हैं, उसका विज्ञापन भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसकी अभी तक हरेरा से किसी तरीके की कोई अनुमति नहीं ली गई है। बाकायदा इसी तरीके के टेंट आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगे। अगर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से टेंट लगा करके इन प्रोजेक्ट में अगर बात करें तो यहाँ पर विज्ञापन तो इन प्रोजेक्ट का किया जा रहा है, लेकिन किसी तरीके की अभी तक अनुमति हरेरा से नहीं ली गई है, जिसके चलते हरेरा के द्वारा 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी बिल्डर के ऊपर जो है लगाया गया है। 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है बिल्डर के ऊपर लगाया गया है, क्योंकि इनके पास किसी तरीके की अभी अनुमति नहीं थी। बावजूद इसके इस प्रोजेक्ट पर इसका विज्ञापन जो है बिल्डर के द्वारा दिया गया था। हालांकि कुछ एजेंट्स के माध्यम से विज्ञापन दिया गया था। और ना सिर्फ यहाँ की अगर बात की जाए, बल्कि इसके अलावा 89 के अलावा गुरुग्राम के सेक्टर 61 और ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जहाँ बिल्डर के द्वारा इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। फिलहाल हरेरा के द्वारा यहाँ पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है और इसको लेकर के आगे कार्रवाई की बात की जा रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम से अगली खबर है, जहां पर गुरुग्राम दिल्ली के रिचवे पर बंद सिरहौल टोल से गुजरने वाले यात्रियों को ट्रैफिक से मिलेगी राहत, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को एम्बियंस मॉल अंडरपास के पास माध्यिका को फिर से संरेखित करने और साइनेज अपडेट करने के लिए कहा कि दिल्ली पुलिस, NHAI और गुरुग्राम पुलिस की एक टीम ने एक संयुक्त दौरा किया, एक सर्वेक्षण किया और यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजना बनाई गई। कल हमारी जो है इवनिंग में NHAI द्वारका के साथ और दिल्ली पुलिस के साथ हमारी ट्रैफिक पुलिस की एक साझा इंस्पेक्शन थी, रोड इंस्पेक्शन, क्योंकि सिरहौल पे विशेष तौर से फ्राइडे को थोड़ा कंजेशन ज़्यादा रहता है। तो उसका जो डिज़ाइन था वो हमने हमारे
जो हमारी सोच थी, जो हमने सर्वे किया था हमारे RSO टीम्स के साथ, हमारे TIs के साथ, हमारे ACPs हाईवे के साथ, वो हमने उनके साथ साझा किया। वो उस पर वर्क कर रहे हैं और वो कह रहे थे कि हम अपने इंजीनियरिंग तरीके से उसको देखेंगे, उसके बाद जो भी उसमें बेस्ट होगा वो उसको करने के लिए तैयार है। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।